सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा जी, आज हमारे पिटारे में क्या क्या है? रोज कुछ ना कुछ अलग रहता है और आज भी कुछ ना कुछ खास जरूर है। आज संगीता जी, आज है चूंकि वर्ल्ड स्ट्रोक डे, तो उस बारे में हम थोड़ी जानकारी अपने श्रोताओं के साथ बांटेंगे। साथ ही साथ अब आप बताइए कि खर्च करना किसे अच्छा नहीं लगता? जी बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन समझदारी से खर्च भी करना चाहिए। तो विश्व मितव्ययिता दिवस जो कि हम कल मना रहे हैं, यानी 30 तारीख को। जी बिल्कुल, तो उस विषय में भी बात करेंगे। और दिवाली तो बिल्कुल आ ही गई समझिए। तो व्यंजन तो भाई बनते हैं। जी बिल्कुल, तो उस विषय पर भी बात करेंगे, यानी रेसिपी बताएंगे अपनी सखियों को। और साथ ही साथ देखिए, दिवाली में ऐसा भी होता है कि कभी कभी समय नहीं होता, तो फटाफट किस तरह से हम मेकअप करके तैयार हो सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पूजा के समय कभी कभी समय नहीं होता है जी। तो जल्दी से मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और सखी विशेष के अंतर्गत आज हम बताने वाले हैं वैज्ञानिक सुदीप्ता सेन गुप्ता जी के बारे में, जी, जो एक संरचनात्मक भूविज्ञान में एक प्रोफेसर हैं जादवपुर विश्वविद्यालय में। जी, साथ ही साथ वो एक प्रतिष्ठित पर्वतारोही भी हैं। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त साल 1946 को कलकत्ता में। उनके पिता ज्योति रंजन सेन गुप्ता और माता का नाम पुष्पा सेन गुप्ता। उनके पिताजी जो हैं वो एक मौसम वैज्ञानिक थे। जी, सुदीप्ता ने जादवपुर विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी किया, फिर पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने वहीं से हासिल की। जी, और 1970-73 के बीच उन्होंने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में एक भूवैज्ञानिक के तौर पे काम किया। उन्होंने रॉयल कमीशन की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति भी प्राप्त की और लंदन में इंपीरियल कॉलेज में भी कार्यरत रहीं। 1977 में उन्होंने उपसाला विश्वविद्यालय स्वीडन में संस्थान के भूविज्ञान में शामिल हुई और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिकी की परियोजना के संबंध में वैज्ञानिक के तौर पर भी उन्होंने शोध किया। बिल्कुल, साल 1979 में भारत लौटने पर उन्होंने एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के रूप में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वो शामिल हुई और इसके बाद जादवपुर विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और आगे चलकर वहीं पे प्रोफेसर के पद पर वे कार्यरत हैं। जी, सुदीप्ता सेन गुप्ता एक विशेषज्ञ पर्वतारोही भी हैं, यानी कि माउंटेनियर जिसे कहते हैं, तो वो भी हैं। उन्होंने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में उन्नत पर्वतारोही में प्रशिक्षण लिया। आपने भारत और यूरोप के कई पर्वतारोहण अभियानों में भी हिस्सा लिया है। लाहौल क्षेत्र भी इसमें शामिल है, जिसके बाद इन्हें माउंट ललोना नामित किया गया। साल 1983 में सुदीप्ता को अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय अभियान के एक सदस्य के रूप में चुना गया था और पूर्व अंटार्कटिका के शिरशेखर पहाड़ियों में अग्रणी भूवैज्ञानिक अध्ययन का भी आयोजन किया गया था। तो इसमें भी सुदीप्ता सेन गुप्ता ने कामयाबी हासिल की। जी, तो देखिए कितने सारे क्षेत्र थे जिसमें वो कामयाब रहीं। और 1989 में इसी तरह से उन्होंने अंटार्कटिका में 9वीं भारतीय अभियान के सदस्य के रूप में दूसरी बार अंटार्कटिका की यात्रा की। उन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान में योगदान के लिए भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी, प्रोफेसर सेन गुप्ता ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई सारे पत्र प्रकाशित किए हैं, कई लेख भी लिखे हैं। तो वो अपनी पुस्तक अंटार्कटिका जो बांग्ला में प्रकाशित हुई उसके लिए भी जानी जाती हैं। साथ ही साथ सुदीप्ता सेन गुप्ता अपने कई लेखों और साक्षात्कारों के लिए भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने व्यापक रूप से संरचनात्मक भूविज्ञान के
अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा को पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया है, जो उन्होंने लेख लिखे। जी जी, तो देखिए किस तरह से उन्होंने शोध किया और उसके बाद जो उनके शोध थे, जो उनका लेखन था, उसमें भी वो आगे आई। और साथ ही साथ एक बड़ी ही सराहनीय बात यह है कि भूवैज्ञानिक होने के बाद भी उन्होंने और भी जो भी कार्य थे उसमें अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, तो आगे उनके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और संगीता जी, आप गीत चलाएं उससे पहले, चूंकि जैसा कि आपने कहा कि भाई दिवाली आ ही गई है लगभग, तो श्रोताओं से भी पूछ लेते हैं ना कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सखी सहेली कार्यक्रम में। हालांकि पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना महामारी का काल चल रहा है, त्योहार मनाने के तरीके बदल गए हैं। त्योहार तो उसी उत्साह से मनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होगा। जी, तो ये कैसा तरीका है, क्या तरीका है, और इस बार दिवाली में हमारे श्रोता किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बिल्कुल बताएंगे। और हम भी देख रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। गीत सुन लेते हैं। नीले गगन के तले का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। संगीता जी, आज 29 अक्टूबर को दुनिया भर में, विश्व भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। और ये जो दिन है, इसको मनाने के पीछे का मकसद यही है कि
स्ट्रोक ये जो बीमारी है, इसके बढ़ते मरीज और इसकी गंभीरता को लेके लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, ताकि लोग जो हैं, जो जन हैं, इस बीमारी के बारे में जानें और समय रहते ही चेत जाएं, यानी इससे बचने के तरीके खोजे जा सकें। और कई बार तो ऐसा भी होता है आकांक्षा कि घर में देखिए परेशानियां होती हैं जब इस तरह की, तो हम लोग अगर किसी को या कोई भी अगर इससे प्रभावित हो रहा है धीरे धीरे, तो चूंकि हमें जानकारी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए भी ये दिवस जो है पूरी तरह से मनाया जाता है कि लोगों को इसके विषय में अवगत कराया जा सके, ताकि अगर इस तरह की कोई परेशानी घर में किसी के अंदर दिखाई देती है तो घर के लोग उसको समझ सकें और उस हिसाब से फिर उसका इलाज शुरू कर सकें। बिल्कुल। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के अनुसार ये जो स्ट्रोक है यानी लकवा की जो स्थिति है, वो एक तरह से एक मेडिकल कंडीशन है, चिकित्सकीय स्थिति है, जिसमें जो मस्तिष्क में खराब रक्त प्रवाह के कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। तो इस्केमिक स्ट्रोक में रक्त प्रवाह जो है उसमें कमी होती है, जो आगे चलकर रक्तस्राव का कारण बन सकता है, यानी ब्रेन हैमरेज का भी कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा स्ट्रोक है वो मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से को निष्क्रिय तक बना सकता है। जी, और इसमें जो अगर कोई पीड़ित है या किसी को परेशानी है, तो पहली बात तो ये ध्यान देना चाहिए कि उसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, घर वालों को देखना चाहिए, और साथ ही साथ देखिए मरीज जो है उसकी पूरे वक्त तक इसमें देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल। और चूंकि ये एक इस तरह की परिस्थिति होती है जिसमें कि शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, कि मानी हुई बात है कि अगर दिमाग पर, जहन पर कोई असर होता है तो उससे शरीर पर भी उसका असर देखने को आता है। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी जो होती है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, ऐसा हमारे डॉक्टरों का मानना है। डॉक्टरों के यहाँ के जो सलाह होती है, जो भी ज़रूरत है, तो आप समय पर उनकी सलाह लें और उस हिसाब से फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो भी दवाएं दी जाती हैं, उसे आप शुरू कर सकते हैं। और एक तरह से और एक तरह से कहते हैं कि अगर आप दिखाते हैं किसी डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर भी आपको बता देते हैं और आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये इस तरह की तकलीफ है तो ये इलाज शुरू होना चाहिए। तो वक्त पर इलाज भी शुरू हो जाएगा। और अगर समय पर संगीता जी इलाज ना मिले तो ये जो बीमारी है ये आगे चलकर घातक शारीरिक और मानसिक बीमारी का भी रूप ले सकती है और कई दुष्परिणाम इसके सामने आते हैं। तो अगर स्ट्रोक को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए, अगर इसके शुरुआती लक्षण ही ध्यान में आए, तो इससे जो प्रभावित लोग हैं समय पर इलाज करा के एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो असरदार इलाज है डॉक्टरों की सहमति से किया जा सकता है। हालांकि जो स्ट्रोक के जो लक्षण हैं उनको पहचानना और तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बेहद ज़रूरी है। तो जो लक्षण हैं वो दिखने के शुरुआती जो समय होता है 4 साढ़े 4 घंटे का जो समय होता है, अगर उसी बीच इलाज शुरू कर दिया जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जी, जहन से मुतालिक जो भी तकलीफ़ें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो बड़ी ही कष्टदायक होती हैं आकांक्षा, है ना। तो जो घर के लोग होते हैं उनकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई तकलीफ दिखाई दे रही है, कोई परेशानी दिखाई दे रही है, तो उसको तुरंत से तुरंत समझें, बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये ना सोचें कि अरे ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या ये तो सर दर्द तो आम बात है, होता ही रहता है। ये जो स्ट्रोक है उसके है ना, कुछ डॉक्टरों ने कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे फेस ड्रूपिंग होना, मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि हंसने में चेहरे का एक हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या कभी कभी निष्क्रिय लग रहा है, तो ये चेतावनी है। साथ ही साथ अगर आप मरीज को हाथों में वीकनेस लगे, अगर वो दोनों हाथ उठा ना पाए, और इसके अलावा स्पीच डिफ़िकल्टी, यानी कुछ शब्द बोलने में डिफ़िकल्टी आ रही हो, परेशानी आ रही हो, स्टैमरिंग, बिल्कुल। अगर आप सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आपको लगे कि कुछ शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये भी एक चेतावनी है, ये एक लक्षण है स्ट्रोक के। जी, और चूंकि जहन पर असर होता है इसलिए चलने फिरने में भी परेशानी उसमें आ सकती है, देखी जा सकती है कि चलने फिरने में जो संतुलन है वो भी डगमगा सकता है। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और इसीलिए ये जो दिवस मनाए जाते हैं
वो जागरूकता के हम हमारे अंदर फैले और हम इन चीज़ों के बारे में जानें, इन परेशानियों के बारे में जानें और सतर्क रहें। बिल्कुल। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हाजिर होते हैं जी। छोटा सा ही ब्रेक था, देखिए पूरा हो गया। पूरा हो गया, लेकिन हमारा कार्यक्रम अधूरा रहता है जब तक हम गीतों के साथ आगे ना बढ़ें। तो सुन लिया जाए आगे। ना ये ज़मीं थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था। न ये ज़मीं थी न आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था। न ये ज़मीं थी न आसमां था। चले कहाँ से कहाँ पे आए, खुमार बन के जहाँ पे छाए। चले कहाँ से कहाँ पे आए, खुमार बन के जहाँ पे छाए। निभाई रस्में वफा कुछ ऐसे, मोहब्बतों के चमन खिलाए। न कैसे आसान होती मंजिल, हर एक अरमान नौजवां था। न ये ज़मीं थी न आसमां था। हमने तारों को रोशनी दी, हमने फूलों को ताजगी दी। हमने तारों को रोशनी दी, हमने फूलों को ताजगी दी। जिधर से गुजरे जहाँ भी ठहरे, हर एक दर्दे को जिंदगी दी। कुछ इसमें दिल की तड़प थी शामिल, खुदा भी कुछ हम पे मेहरबान था। न ये ज़मीं थी न आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था। ना ये ज़मीं थी ना आसमां था। जी संगीता जी, मुझे एक बात बताइए कि खर्च करना तो सभी को अच्छा लगता है ना, लेकिन बचत करनी भी उतनी ही जरूरी है। क्या जाने कब जरूरत पड़ जाए, कब कैसा समय आ जाए। जी। तो ये जो बचत है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि
लोगों के बीच बचत की आदत बढ़े, इसलिए विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है हर साल 30 अक्टूबर को। जी। 1924 में इटली के मिलान शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मितव्ययिता सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी समय एक मत से विश्व मितव्ययिता दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जी, और तभी से इस ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई कि मितव्ययिता यानी कि कम खर्च में हम किस तरह से काम चलाएं। और ऐसा नहीं है कि कम खर्च में काम नहीं चलाया जा सकता है, बिल्कुल चलाया जा सकता है और यही उद्देश्य भी है। और मितव्ययिता दिवस जो है आकांक्षा कल है ना, तो आज हम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। मितव्ययिता की अगर बात की जाए, सेविंग्स की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला ध्यान तो पैसों पर ही जाता है कि भाई पैसों की सेविंग्स जो है वो किस तरह से की जाए। हालांकि सेविंग से ज्यादा खर्चे की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है और किसी चीज़ की तरफ नहीं, बल्कि मितव्ययिता की जब बात होती है तो जैसा कि आपने कहा तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की तरफ ही ध्यान जाता है। हाँ, पैसों की तरफ ध्यान जाता है बिल्कुल। और फिर ये लगता है कि भाई किस तरह से हम पैसों को बचाएं, लेकिन होता ये है कि पैसे आने से पहले ही खर्चे की लिस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है और बाद में समझ ही में नहीं आता कि भाई इतने सारे पैसे थे तो वो गए कहाँ। यानी कि जो पैसे हमने खर्च किए शायद उसमें उतनी जरूरत थी खर्च करने की या नहीं थी, लेकिन हमने खर्च तो किए। तो जब एक बार खर्च हो गया तो फिर उस विषय में लगता है कि भाई सोचने से तो कोई फायदा नहीं, अब अगली बार है तो अगली बार फिर से करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि भाई मितव्ययिता जो है वो किस तरह से बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आड़े वक्तों पर हमें पैसे की जरूरत आती है बिल्कुल, या किसी चीज सामान की भी जरूरत आती है तो वो उस वक्त हमारे पास नहीं होता है। तो इसके लिए तो जो छोटी छोटी बचत की आदत है संगीता जी, वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी कि बेहिसाब खर्चे या पैसे आने से पहले ही वो जो भविष्य में खर्चे होने वाले हैं उनकी एक बाकायदा योजना बना ली जाए, पेपर पे उस योजना को उतारा जाए कि इस चीज़ के लिए इतना रखना है या उस चीज़ के लिए उतना रखना है। साथ ही साथ ज़रूरत के हिसाब से खर्च करेंगे तो बेहतर होगा। और इससे कम पैसे खर्च होंगे तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपने जितना अंदाज़ा लगाया हो हमेशा उतने ही खर्च हो, कभी कभी हिसाब थोड़ा बहुत गड़बड़ाता ज़रूर है। तो अगर आप पहले से ही तैयार रहेंगे छोटी छोटी बचत के साथ तो आगे चल के आप ही को परेशानी नहीं होगी। जी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें खर्च करना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी पैसे हाथ में हो तो उसके पहले ही आप ये सोच लें ज़रूर से कि भाई ये खर्चे जो हैं वो बड़े ही ज़रूरी हैं और इन्हें पहले निपटाना है। तो इस तरह से अगर एक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत के खर्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो उन्हें जब एक बार किनारे कर दिया जाएगा या जब उन खर्चों को निकाल दिया जाएगा तो बाकी बचे हुए पैसे से फिर जो भी आपकी और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई और इससे ज़्यादा ज़रूरत फिर किसकी है। बिल्कुल। तो एक तरह से सादगी भरा जीवन, संयम भरा जीवन, आडंबर से मुक्त जीवन, त्याग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण, ये अच्छी बचत का एक मूल मंत्र हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही साथ जब बचत करें तो ये भी देख लें कि पहले तो इन चीज़ों का भी, जैसे अब रोज़मर्रा की है आने जाने की के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो सब चीज़ों के साथ साथ बाद में आप सादगी से भी, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमको थोड़ी दूर ही जाना है लेकिन फिर हमने कार निकाली और फिर हम गए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कभी थोड़ा आप पैदल चल लें या थोड़ा साइकिल से चल लें, तो इसमें क्या खराबी है ना, कोई खराबी नहीं है। पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी और साथ ही साथ पैसे सेहत भी बनेगी। अब बात ये होती है कि भाई समय ज्यादा खर्च होगा तो समय थोड़ा सा आप निकाल लें और 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही निकल जाएं। बिल्कुल। और ये जो छोटी छोटी आप बचत करेंगे तो समय आने पर खुद के साथ साथ किसी जरूरतमंद की भी आप सहायता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो पैसे होते हैं उसको किसी अच्छे कामों में भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत कई बार लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं तो आप उनके लिए कुछ एक किताबों की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी को अगर देनी कोई चीज़ ज़रूरी है तो आप वो दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो आपके बचे हुए पैसे हैं या आपके खुद के घर में भी अगर कोई बहुत ज़रूरत आ गई तो उस पर आप खर्च कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है आकांक्षा कि जब हम खर्चों की
बात करते हैं या लिस्ट बनाते हैं तो ठीक है, जिस हिसाब से हमने खर्च करना था उतना कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें जैसे हो गई, जैसे कभी कभी ध्यान से निकल जाती हैं, जैसे बच्चों की फीस वगैरह हो गई। अच्छा, क्योंकि वो हमेशा भरी जाती हैं, लेकिन कभी कभी 3 महीने में, 2 महीने में भी भरी जाती हैं, तो वो भरनी थी और पता चला वो भूल गए। तो आड़े वक्त में ऐसे पैसे काम आते हैं जो हम बचा कर रखते हैं। बिल्कुल, बचत कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये पूरी तरह हम पर ही निर्भर होता है ना। तो उसका एक पूर्ण नियोजन करके हम धीरे धीरे बचत कर सकते हैं, जो आड़े वक्त में हमारे काम आ सकती हैं। अच्छा संगीता जी, हम जब पैसों की बात करते हैं तो हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन जो कुछ चीजें होती हैं वो फ्री हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए पैसे नहीं लगते, जैसे हवा। बिल्कुल, सांसें लेते हैं तो हम ये नहीं समझते कि भाई जो हम सांसें ले रहे हैं या जो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है वो हमें प्रकृति से ही मिल रही है। बिल्कुल। तो प्रकृति का जो दोहन है उसे भी करने में बिल्कुल चूकते नहीं। बिल्कुल, तो प्रकृति जो है वो हमसे कुछ चार्ज नहीं कर रही है किसी भी चीज के लिए, उसने तो हमें खुले हाथों से दिया है। अब उसको किस तरह खर्च करना है, कितना बचाना है, ये भी हम पर निर्भर करता है, तो उसका भी हिसाब से खर्च करें। जी बिल्कुल। और खर्चों की बात अगर आती है तो भाई प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पानी को बहुत संभाल कर खर्च करना चाहिए, पानी की बचत तो करनी ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, किसी चीज को संभालना या रखना उसे कम खर्च करने के ही बराबर होता है। जी बिल्कुल। जैसे कि एक तालाब है, उसका पानी है या नदियां हैं, तो उन्हें अगर हम उनमें सफाई रख रहे हैं, सफाई का ध्यान दे रहे हैं, तो वो पानी भी जब हमारे काम आता है तो मतलब वो भी एक तरह की बचत ही हो गई। लेकिन आप अगर देखिए कि अगर संक्रमित पानी है या गंदा पानी है तो उसका इस्तेमाल चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी चीजों को हमें ही बचा बचा कर चलना है। और फिलहाल हमें एक गीत सुनना है। जी। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। शोले ये बाहें मरमरी, हाय ये रुखसार के शोले ये बाहें मरमरी। आपसे मिलकर ये दो बातें समझ में आ गई, धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें। होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी
जिंदगी से दिल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल कार्यक्रम में ज़रूरी है एक ब्रेक, तो संगीता जी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर तुरंत लौट के आते हैं। सखियों से कहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, सखी सहेली जी। अब संगीता जी, जब त्योहार आते हैं तो घर की सजावट, साफ सफाई, खुद की सजावट, मतलब खुद की सजावट यानी त्योहार के दिन तैयार होने की बात कर रही हूँ मैं, कितने सारे काम होते हैं। नहीं तो घर की जो साज सज्जा होती है, अगर उसमें कुछ टिप्स मिल जाएं तो सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, हमारे जो श्रोता हैं वो ये लिखते हैं कि घर की अगर सजावट खूबसूरत हो तो किसका मन नहीं मोह लेती, लेकिन अगर त्योहार में भोजन में परोसे जाने वाले जो पकवान हैं वो फीके हों तो घर की सजावट भी थोड़ी फीकी रह जाती है। तो फिर वही बात हो जाती है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो बढ़िया से बढ़िया रेसिपी त्योहार वाले दिन बहुत अहम भूमिका निभाती है और इन्हें नई रेसिपी ट्राई करना बहुत पसंद है, साथ ही साथ बना के दूसरों को खिलाना भी पसंद है। तो भाई इंतज़ार करें, रेसिपी हम भी लेकर आए हैं तैयार रहें। देखिए, दिवाली में ऐसा होता ही है या कोई भी त्योहार आते हैं तो ऐसा होता ही है कि खाने में भी मजा आता है और खिलाने में भी बड़ा मजा आता है जी। अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और सबसे मिलना मिलाना। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमने दिवाली की पूरी तैयारी कर ली है, घर की सफाई हो गई है, आवश्यक खरीदारी हो गई है, अब इंतजार है दिवाली के दिन का, बाकी मिठाई ताज़ी ताज़ी खरीदनी बाकी रह गई है, वह दिवाली के दिन खरीदेंगे। बच्चों के लिए कपड़े लत्ते जूते की खरीदारी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे श्रोता भी जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और साथ ही साथ सखी सहेली कार्यक्रम में जो हमें टिप्स देते हैं उसके लिए भी हम अपने श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, टिप्स देने में सिर्फ सखियां ही नहीं, सखा भी शामिल है ना। और जैसे कमरे की साज सज्जा जो होती है वो घर की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। कमरे और बैठक में पर्दे, कुशन, सोफे पर चढ़े कपड़े, साथ ही साथ कालीन, लैंप, शेड आदि का जो चयन न सिर्फ आपकी सुरुचि का परिचायक होता है बल्कि उपयोगिता के लिहाज से भी उनका उतना ही महत्व होता है। तो ये भी हमारे एक श्रोता का कमेंट है। बिल्कुल। तो इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने कमेंट्स भेजने के लिए, प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए और हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और देखिए, जब दिवाली की या किसी भी त्योहार की जब बात होती है, खासकर दिवाली की जब बात होती है तो पेंटिंग्स लोग कराना बड़ा पसंद करते हैं घर में। तो जब अगर शहरों की बात करें या गाँव की बात करें तो कई लोग पेंटिंग कराना पसंद करते हैं, लेकिन गाँव में कई घर ऐसे भी होते हैं जो कच्चे होते हैं और बड़ी सुंदर उसमें लिपाई पुताई की जाती है। अगर आप उनकी शोभा देखिए और उनकी साज सज्जा देखिए तो इतना प्राकृतिक मतलब उसमें सौंदर्य नजर आएगा आकांक्षा कि वो बड़ा ही दिल को लुभाता है। बिल्कुल। और जब हम साफ सफाई करते हैं तो ये कोशिश करें कि जो हमारा कमरा है उसमें कम सामान रखें, जितना ज़रूरत हो उतना ही सामान रखें या उतने ही फर्नीचर रखें, जिससे कमरा और जो घर है वो हल्का फुल्का लगेगा। एक अच्छा सा उसका लुक आएगा। और क्योंकि हवा का जो आवागमन होता है वो बना रहता है जी। यानी कि आपने जो व्यवस्थित सामान अगर रखे हैं या कम सामान रखे हैं तो उससे हवा का प्रवाह जो होता है वो भी बना रहता है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक रोशनी है वो भी आती है। बिल्कुल। और जैसे अगर आप गुलदस्ते या फ्लावर पॉट रखने के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको ताज़े फूल मिल रहे हैं तो वही रखें। और साथ ही साथ अगर
कमरा छोटा है तो एक ही कोने में, मतलब एक ही कोने में रखे ये सारी चीजें, ताकि वो कोना हाईलाइट हो सके। हाँ, क्योंकि अगर एक कोने में हम किसी सजावट को करते हैं आकांक्षा, तो बाकी की जो जगहें होती हैं वो खाली रहती हैं, तो उन जगहों पर ध्यान जाता है और कमरा थोड़ा सा उससे सुसज्जित लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, भरा भरा नहीं लगता है, बिल्कुल बंद बंद सा नहीं लगता है। तो छोटा कमरा अगर है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसे एक ही कोने से सजाएं तो बहुत अच्छा है, और बाकी की जगह ऐसे ही खाली छोड़ दें। अच्छा, दिवाली में जो रंगोली होती है वो भी कई बार घर में तैयार की जाती है, बहुत सारी, जैसे चावल के आटे को भी पीस कर उसके ऐपन कई जगह बनाए जाते हैं, तो उस तरह की भी कुछ तैयारियां होती हैं। और आजकल रंग बिरंगे जो रंग आ गए हैं उनकी जो बिल्कुल रंगोली से भी दिवाली पर सजावट की जाती है, साथ ही साथ वंदनवार लगाए जाते हैं। और अब तो कई घरों में विंड चाइम, यानी जो हवा से झूलते जो आवाज करते हुए रहे, वो भी लटकाए जाते हैं। कैंडल होल्डर हो गए, कंदील हो गए, और कलात्मक दिए भी आजकल प्रचलन में हैं। जी, और साथ ही साथ जो सजावट के लिए जो हम लकड़ी के फर्नीचर वगैरह रखते हैं उनको अगर हम अहमियत देते हैं तो बड़ा अच्छा है। बांस के फर्नीचर भी बड़े सुंदर लगते हैं जी। तो आजकल वैसे देखा गया कि बीन बैग्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन अगर आप बांस के फर्नीचर और लकड़ी के फर्नीचर रखते हैं तो उनकी आभा थोड़ी सी अलग होती है। और वैसे संगीता लंबे समय तक चलते हैं। और वैसे संगीता जी, घर में किस तरह का फर्नीचर रखना है, ये घर के आकार पर और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सुरुचि है उस पर भी निर्भर करता है। अगर उन्हें ज्यादा फर्नीचर या लकड़ी के फर्नीचर रखना पसंद नहीं है तो वो नहीं भी रखते हैं। बिल्कुल नहीं रखते। और देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि जो घर में कुछ एक चीजें होती हैं उनसे भी बड़ी अच्छी सजावट की चीजें तैयार होती हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनसे भी बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग जो होती है, जो दीवारों पर लटकाई जाती है, वो देखने में आता है कि बनाई जाती है। और जो गुलदान की बात आपने करी, जो गुलदस्ते की बात करी, तो जो तार होते हैं, सुंदर सुंदर रंगीन तार होते हैं, उनसे भी बिनाई करके बड़े सुंदर गुलदस्ते तैयार किए जाते हैं, जो एक जमाने में हम लोग भी बड़ा किया करते थे। बल्ब होता था और उसको बड़ा संभाल कर रख लेते थे और उस पर बिनाई करते थे। अब भाई संगीता जी, रचनात्मकता की तो कोई सीमा होती नहीं है। बिल्कुल। तो आप अगर अपने आप को उस तरह से आप जानते हैं बहुत सारी चीजें बनाना, तो एक से एक चीजें देखने को मिलती हैं दिवाली में। और चूंकि त्योहारों के साथ साथ मौसम भी बदल रहा है, तो घर की साज सज्जा करें, साफ सफाई करें, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान भी रखें। बिल्कुल। और कोरोना काल में तो बिल्कुल भी देखिए काफी सारी हमारे जो सखा हैं, जो सहेलियां हैं, वो तो इससे काफी कुछ हम सभी बाहर आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानियां हैं वो तो हमें अभी भी बरतनी है। हाँ, और खासकर मौसम भी जो है बदल रहा है, तो ये मौसम भी ऐसा होता है कि जब तबीयत वगैरह, तो धूल वगैरह भी बहुत ज्यादा उड़ती है जब हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो इससे सतर्क रहें। और फिलहाल सुनते हैं ये गीत। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना, ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़।
पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। किस्मत चमके, अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली किसे समझाने, वो दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़। हाँ संगीता जी, जो घर की साज सज्जा त्योहारों पर जितनी अच्छी लगती है, उतना ही अच्छा लगता है कि घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो त्योहार के दिन तो थोड़े सज धज जाएं, खासकर महिलाएं। तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है कि इतने सारे काम होते हैं, तो किस तरह झटपट तैयार हो, हल्का फुल्का ही सही, जल्दी से कुछ मेकअप कर लें। दिवाली में तो बिल्कुल खास ऐसा होता है कि बिल्कुल समय नहीं होता है। तो झटपट मेकअप करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं हमारे पास। जी, और देखिए कई तरह की वैसे तो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अब ये है कि जो कुछ टोनर वगैरह होते हैं तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टोनर जो है उसे फटाफट आप लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर एक हल्की सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसके ऊपर लगा लें फटाफट, तो वो आपके स्किन को सॉफ्ट कर देती है, यानी कि थोड़ी सी मुलायमियत आ जाती है। बिल्कुल, फिर प्राइमर हल्का सा टैप करते हुए लगा लें और इसके ऊपर एक सीसी क्रीम आती है वो लगाएं, साथ ही साथ एलोवेरा वाली क्रीम बेस लगाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, ये सनस्क्रीन का काम भी करेगी। हाँ, और डेपर अगर आपके पास है तो आप उससे बिल्कुल मिला लें, और डार्क सर्कल्स अगर हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए, तो अगर हैं तो आप उस जगह पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप डेपर से मिलाएंगे अच्छी तरह से तो ये आपके एक चेहरे को कहते हैं कि अच्छी तरह से बेस भी दे देता है। और जब भी आप किसी भी प्रसाधन का इस्तेमाल करें तो उसे देख लें कि वो अच्छा हो और अच्छी कंपनी का हो, और इसके बाद आप एक थोड़ा सा कोई भी पाउडर लगा सकते हैं, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं। जी, और साथ ही साथ अपने मनपसंद की आई शेडो लगा लें, हल्का सा ब्रश या कोई बचा हुआ जैसे जो टुकड़ा होता है रुई का टुकड़ा, उससे भी आप लगा सकते हैं, उससे आई शेडो में डिप करके आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, और तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाता है। फिर इनके ऊपर अपनी उंगलियों से ग्लिटर या आई शेडो भी लगाया जा सकता है, और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो ब्रश से लगाएं, और एक हल्की भीगी कॉटन भी रखें, उसमें फिंगर साफ करते रहें। जी, और आई लाइनर जो हमारी सखियों को तो बड़ा पसंद होता है क्योंकि काजल फैल जाते हैं, तो आई लाइनर आजकल ज़्यादा लगाते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। बाद में हाइलाइटर लगा सकते हैं, और हाइलाइटर जब आप लगाते हैं तो हल्के कलर का लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि दोनों चिक्स पर आप लगा सकते हैं और नाक के पास थोड़ा सा लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ फिर जब मेकअप आपका हो जाए तो अपने मनपसंद की कलर की लिपस्टिक लगाइए, साथ ही साथ ज्वेलरी और मैचिंग कपड़ों जो भी आप पहनना चाहती हैं उसे मैचिंग करिए, तो पूरा श्रृंगार हुआ। हाँ, और मैट लिपस्टिक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए फटाफट मेकअप हो गया। हाँ, मेकअप तो हो गया, लेकिन घर आए मेहमानों को कुछ खिलाना पिलाना भी ना तो है। बिल्कुल खिलाना पिलाना है। तो आप क्या बना रही हैं? हम बना रहे हैं अधिरसम, या इसको अनरसा भी कहते हैं, पुए की तरह ये होता है, और दक्षिण भारत का ये विशेष पकवान है। तो सामग्री नोट करें। 1 कप चावल धोकर 1 रात भिगोया हुआ चाहिए, साथ ही साथ 125 ग्राम गुड़, 1/4 छोटी इलायची कुटी हुई,
एक छोटा चम्मच घी और थोड़ा सा सफ़ेद तिल, तलने के लिए घी या जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, हालांकि घी में तलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चावल का पानी हटाकर एक कपड़ा बिछाकर उस चावल, जो भीगा हुआ चावल है, उसे पंखे के नीचे सुखा दें। 40 मिनट तक लगभग सुखा लें और फिर उसके बाद इनको पीस कर आटा बना लें और छान लें जी। और गुड़ की चाशनी बना लें और इसमें 1/4 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर इसे पकाएं। गुड़ को घुलने दें, पकने दें, साथ ही साथ चलाते रहें, उसे छोड़ें ना, ताकि वो गाढ़ा जब हो जाए तो देखें कि उसमें तार कितने बन रहे हैं, है ना। फिर चाशनी ठंडी होने पर उसे छान कर चावल के आटे में मिलाएं। हल्की गर्म चाशनी मिलाएं, इसमें इलायची पाउडर, साथ ही साथ एक छोटा चम्मच घी डालकर अच्छे से मिलाएं और इस मिक्सचर को 4 या 6 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर रख दें। फिर हाथ में, जब 4-6 घंटे बाद हाथ में घी लगाकर बटर पेपर पर या केले के पत्ते पर लोई का आकार देकर इसे रखें और फिर इसे हाथ से थपकी देकर उसे फैला लें, एक पूरी का आकार दे दें और फिर इसके ऊपर तिल लगा दें, तिल लगाकर दबा दें और फिर मीडियम यानी कि मध्यम आंच पर घी गरम जो रहेगा उसमें उसे तलना है। और तलने के बाद फिर जो आपकी गुड़ की चाशनी जो आपने साइड में थोड़ी सी बना के रखी है, आप चाहे तो उसमें भी इसे थोड़ा भिगो सकते हैं। जी बिल्कुल। और तिल जिनको पसंद है वो बना सकते हैं, तिल वाला भी और बिना तिल का भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ जब अगर हम गुड़ से कोई मिठाई बनाते हैं या कोई रेसिपी हम तैयार करते हैं तो वो बड़ी ही फायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें हाँ प्राकृतिक गुण होते हैं, मीठे जो होते हैं। तो गुड़ से भी बनाएं और इसको चीनी से भी जरूर बना सकते हैं। चीनी से बना सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि गुड़ से अच्छा बनाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और फिलहाल गीत खनक गया
आकांक्षा इस बात का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। देखिए हम लोग तैयार व्यार तो बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन जब किचन में जाते हैं तो फिर ये लगता है कि भाई ये चीज़ यहाँ ना लग जाए, वहाँ ना लग जाए, है ना। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है साथ ही साथ। तो अब हम जो मिठाई बताने वाले हैं अपनी सखियों को, इस मिठाई का नाम है अफलातून। यानी मुंबई में ज़्यादा सुनने में आती है ये। तो अफलातून मिठाई के बारे में बताते हैं कि हमारी सखियाँ कैसे बना सकती हैं। इसके लिए सामग्री लें, आधा कप घी, 1 कप मावा जिसे खोआ भी कहते हैं, 1 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप चीनी, 1 कप सूजी, काजू, बादाम और पिस्ता। ये आपको काट कर ले लेने हैं थोड़े से, जितना आप डालना चाहते हैं। अब अफलातून मिठाई कैसे बनाते हैं, इसके लिए आधा कप घी को पैन में आप गर्म करें और उसमें आधा कप सूजी डाल दें। जो भी आपने सामग्री ली है उसमें जितने भी अनुपात में लिया है तो वो डाल दें सूजी उसमें। मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लें और इसी में फिर आधा कप चीनी और 1 कप मिल्क पाउडर डाल दें। इसे भी अच्छी तरह से आप भून लें। काजू और बादाम जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स कटे हुए रखे हुए हैं, थोड़ा सा उसमें से बचा लें और बाकी इसमें मिला दें। और ये जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपको गार्निश करते समय इस्तेमाल करना है। और 1 कप मावा या खोआ छोटे छोटे कर इसमें, मतलब जब आप भून रहे हैं तो आप तोड़ तोड़ कर डालते जाएं इसमें। फिर 1 कप दूध भी इसमें मिला दीजिए। लो मीडियम गैस पर लगातार चलाते रहिए, पका लेंगे आप इसे। और अच्छी तरह से चलाना है ताकि उसमें जो गांठें रहती हैं खोए में वो हट जाए मावे में। हाँ, और फिर इसमें जो इलायची पाउडर आपने लिया है 1 चम्मच से आप मिला दें। लगातार चलाते रहें और इसको जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आपको चलाते रहना है। और मिल्क पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हैं। यानी कि अगर 100 ग्राम मिल्क पाउडर है तो उसकी जगह आपको 300 ग्राम कंडेंस मिल्क लेना पड़ेगा। और घी अलग से देखें आपके उसमें निकल रहा है कुछ कढ़ाई में, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो मिक्सचर तैयार किया है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो किसी भी आप पैन में थोड़ा सा घी लगा लें या प्लेट में, थाली में जिसका पाड़ थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जिससे कि आप बर्फियां उसकी काटें तो आसानी हो, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें और उसके बाद इसे जमा लें। और बचे हुए जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जो काजू और पिस्ता वगैरह हैं, उन्हें सजाने के बाद थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें, किसी चीज़ से दबा दें ताकि वो अंदर जज्ब हो जाए। और उसके बाद पंखे में या एसी में आप उसको रख दें, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको शेप में काट लीजिए, रख करके फिर फ्रिज में भी खा सकते हैं। क्या बात है। तो अफलातून मिठाई तैयार है। और त्योहारों का मौका है तो मीठा ही ज्यादा जरूरी होता है। तो एक मिठाई और बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम है खंबात की खस मिठाई। ओहो। हलवासन भी कहते हैं, जो गुजरात का फेमस है। इसे बनाने के लिए सामग्री नोट करें। 50 ग्राम गोंद, 1/4 कप घी, 1/4 कप दलिया थोड़ा बारीक, जिसे आप मिक्सर में बारीक भी कर सकते हैं, 1 लीटर फुल क्रीम दूध, साथ ही साथ काजू और बादाम कटे हुए अपनी इच्छा अनुसार, 2/3 कप या 150 ग्राम जो ब्राउन शुगर होती है वो, आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। मीडियम गर्म घी में धीमी आंच पर जो गोंद है उसे भूनना है और भून के उसे अलग रख लेना है। और जो बचा हुआ घी है उसी में दलिया भून लें, ठीक है। और जब दलिया भून जाए तो उसी में थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और गाढ़ा होने तक उबालें। और जब वो उबलने लगे तो उसमें बीच बीच में गोंद और कटे हुए बादाम और काजू, जो मेवे आपने काटे हैं, वो डालें और गार्निशिंग के लिए थोड़े से आप बचा के रख लीजिए। फिर इसमें जो शक्कर है, ब्राउन शुगर है, वो भी डालकर अच्छे से चलाएं और गाढ़ा करें, चलाते रहें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और जब घी कढ़ाई से छूटने लगे तब समझिए कि आपको गैस बंद करनी है। फिर गैस बंद करके आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर चलाकर इसे मिलाएं। और किसी प्लेट में हल्का घी लगाकर, जो काठ वाली थाली होती है उसमें हल्का घी लगाकर ये जो मिश्रण है उसे उस थाली में निकाल कर अच्छे से फैला लें। और उस पर ड्राई फ्रूट या बादाम डालकर जो भी आप सजावट के लिए डालना चाहती हैं वो डाल दें। और
इसके बाद इसे 1 घंटे तक यूं ही छोड़ दें, 1 या 2 घंटे तक छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए थाली में। फिर जैसे हम बर्फी काटते हैं उस मनचाहे आकार में इसको काटिए और सर्व करने के लिए ये तैयार है जी। और लेकिन एक बात और भी होती है आकांक्षा कि जब इस बर्फी को हम काटते हैं तो कई बार वो थाली में चिपक जाती है या ट्रे में चिपक जाती है, तो उसके लिए आपको घी लगाना है। नहीं घी तो लगाना है, लेकिन घी जम जाता है क्योंकि तो हल्का सा गैस पर आप उसको थोड़ा सा बिल्कुल गर्म कर देंगे तो जल्दी जल्दी वो बर्फियां उसकी कट जाएंगी और फिर निकल जाएंगी। और अब सुन लेते हैं एक गीत। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। बालों में टाक दूंगा मैं दिल के फूल को, कर दोगी माफ क्या तुम मेरी इस भूल को। तेरी हर भूल से भी तुझसे भी प्यार है, तेरे कदमों में सैया मेरा संसार है, मेरा संसार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। जितना बेताब है दिल उतना मजबूर है, तुमसे मांगा है तुमको बोलो मंजूर है। दे दी है उम्र तुमको, दिल भी तुमको दिया, अब मेरा अपना क्या है, क्या दूं तुमको पिया, क्या दूं तुमको पिया। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। तो इन्हीं तैयारियों के बीच अब सखी सहेली कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त है। सभी सखियों सहेलियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।